नमस्कार साथियों। आज का अपना टॉपिक रीट लेवल 1 पात्रता परीक्षा में है वैदिक गणित। वैदिक गणित पर आधारित प्रश्नों को अपन एक दो क्लास में आज और कल इसको पूरा पढ़ लेंगे। इसकी शुरुआत करते हैं अपन आज। वैदिक गणित। वैदिक गणित की भारत में जो खोज हुई या इसकी प्रणेता जो है वो पुरी मठ, उड़ीसा के पुरी में स्थित एक श्रृंगेरी मठ है। श्रृंगेरी मठ के एक संत शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, इन्होंने श्रृंगेरी मठ में 8 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वैदिक गणित की खोज की थी और इस वैदिक गणित को मानस गणित भी कहा जाता है। मानस गणित, वैदिक गणित या मानस गणित, ये इसके प्रणेता आविष्कारक कह सकते हैं आप इसको। शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ श्रृंगेरी मठ जो पुरी में स्थित है वहाँ के थे ये, और इन्होंने वैदिक गणित की खोज की और इन्होंने वैदिक गणित में 16 सूत्र व 13 उपसूत्र दिए। वैदिक गणित में इन्होंने 16 सूत्र और 13 उपसूत्र दिए और इन सूत्रों के माध्यम से गणितीय कैलकुलेशन को बहुत आसान बना दिया था। और इन सभी सूत्रों में पूरी गणित के जो सूत्र है वो बनाए हुए हैं, जिससे गणित बहुत आसान कैलकुलेशन हो चुकी है। 16 सूत्र और 13 उपसूत्र दिए गए थे। मेन चीज आपको याद रखना कि प्रणेता कौन थे, सूत्र कितने हैं, उपसूत्र कितने हैं। इसके बाद में कुछ वैदिक गणित के ऐसे शब्द हैं, शब्दावली है, जिनका अर्थ क्या होता है, कैसे किस तरीके से प्रश्न बनेंगे उनमें। उसमें सबसे पहला आता है परम मित्र अंक या पूरक अंक। परम मित्र या पूरक अंक, इसका अर्थ होता है कि 10 में से घटा के लिखना है। जैसे आपको पूछे कि 2 का परम मित्र अंक, 2 का जो परम मित्र अंक होता है वो होता है 8, 10 में से घटा के लिखना है। जैसे 6 का परम मित्र अंक या पूरक अंक, तो 6 का पूरक अंक कितना होगा, 4 होगा। जैसे आपको पूछे कि 7 का पूरक अंक, तो 7 का पूरक अंक कितना होगा, 3 होगा। ये इस तरीके से पूरक अंक या परम मित्र अंक का अर्थ है 10 में से घटाना। ये इसका पहला टर्म्स। दूसरी चीज आती है एकाधिकरण पूर्वण। एकाधिकरण मतलब है एक अधिक, एक अधिक, और पूर्वण का अर्थ है पहले का। पूर्वण का अर्थ है पहले, एकाधिकरण पूर्वण। अब इसमें प्रश्न आता है, पहले अपन एकाधिक करते हैं। जैसे 8 का एकाधिक मतलब एक अधिक, 8 का एक अधिक, इसको ऐसे लिखा जाता है, इसके ऊपर एक बिंदी लिखी, ये 8 का एकाधिक है और इसका अर्थ है कि ये 9 है। 8 का एकाधिक मतलब ये क्या है, 9 है। अब जैसे आपको पूछे 7 का एकाधिक, इसका मतलब 7 के ऊपर एक बिंदी लगी होगी ये, और इसका अर्थ है 8, एक अधिक है। एक अधिक मतलब एक अधिक। अब कई बार संख्या में पूछा जाता है, 2 5 में 5 का एकाधिक करने से बनी संख्या, तो 5 का एकाधिक करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो यह संख्या क्या बनेगी, 26 बनेगी। 25 में 5 का एकाधिक करना है, तो 25 में 5 का एकाधिक करेंगे तो 5 का एकाधिक, आप इसको एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 25 लिखो, फिर 5 के ऊपर बिंदी लगा दो, और इसका अर्थ है कि कितना है, 26 है। अब यही प्रश्न ऐसे हो, 25 में 5 का एकाधिक पूर्वण, ये क्या है, एकाधिक पूर्वण, एक है एकाधिक, एक है एकाधिक पूर्वण। अब एकाधिक पूर्वण का मतलब है 5 से पहले वाले का एकाधिक करना है। अब इसमें अधिक किसका करना है, 2 का करना है। ये
तो 2 का एक अधिक करेंगे 3, ये 35 हो जाएगा। विद्यार्थी यहाँ गलती कर लेता है, थोड़ा बहुत बड़ा होता है। एकाधिक का अर्थ होता है कि अधिक करना है। 5 का एकाधिक मतलब यहाँ भी 26 कर लेते हैं, यहाँ 26 नहीं होगा। या 5 का एकाधिक पूर्वर्ण है मतलब 5 से पहले वाले अंक का एक अधिक करना है। और 5 से पहले वाला अंक क्या है 2, और 2 का एक अधिक करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। ये एकाधिक पूर्वर्ण। एक अधिक करना है पूर्व वाली संख्या का करना है। जैसे कोई संख्या इस तरीके से लिखी हो 1 2 3 5 में 3 का एकाधिक पूर्वर्ण। 3 का यदि एकाधिक पूर्वर्ण करेंगे तो नई संख्या क्या बनेगी, तो 1 2 3 5 है। 3 का एकाधिक पूर्वर्ण मतलब 3 से पहले वाली संख्या मतलब 2 का एकाधिक करना, इसके ऊपर बिंदी लगेगी और ये 1 फिर 3 हो जाएगा, 3 3 और 5, तो ये 1335 हो जाए। एकाधिक पूर्वर्ण, पूर्वर्ण का मतलब एक अंक पहले वाला, एकाधिक का मतलब अधिक करना है। पूर्वर्ण लिखा है तो पहले वाले करना है, 3 का एकाधिक करना होता, पूर्वर्ण नहीं होता तो केवल 3 का होता। इसी संख्या में ये ऐसे लिखा हो 1235 में 3 का एकाधिक, यदि पूर्वर्ण नहीं लिखा है केवल 3 का एकाधिक करना है तो ये 1 2 3 5 और 3 के ऊपर बिंदी लगेगी, फिर इस 3 को 1 बढ़ा देंगे तो 4 हो जाएगा, ये 1245 हो जाएगा। यदि उसी अंक का करना है या पहले वाले अंक का करना है, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब एक बार ऐसे प्रश्न पूछा भी गया है, ये इसके ऊपर बिंदी लिखी है और पूछा है परम मित्र अंक। और यहाँ विद्यार्थी गलत कर देता है, इस बिंदी को ध्यान से देखता नहीं है। 9 का परम मित्र अंक कितना होता है कि 1 होता है, लेकिन ये 9 नहीं है, 9 का एकाधिक है। 9 का एकाधिक मतलब 10 है, और 10 का परम मित्र अंक क्या होगा 0 होगा। ये 9 ना होकर 10 है, एकाधिक है, 9 के ऊपर बिंदी लगेगी मतलब ये 10 है। अब ऐसे यदि 8 और इसके ऊपर बिंदी लगी होती और आपको इसका परम मित्र अंक पूछे, 8 के ऊपर बिंदी लगने का मतलब ये 8 ना होकर कितना है 9 है, और 9 का परम मित्र अंक कितना होता है 1 होता है। 10 में से घटाएंगे, लेकिन ध्यान ये रखना कि ऊपर बिंदी लगी है तो वो एकाधिक है, एक अधिक है, और फिर उसका परम मित्र अंक लिखना है। ये था एकाधिक है। एकाधिकैन पूर्वर्ण, एक अधिक करना है और पहले वाली संख्या का है तो पूर्वर्ण है। फिर है एक न्यूनयन पूर्वर्ण, न्यून करना है मतलब एक कम करना, एक न्यून। इसका अर्थ है एक न्यून, और पूर्वर्ण का अर्थ वही पहले। पूर्वर्ण लिखा है तो पहले वाले का, केवल न्यून लिखा है तो उसी अंक का। ये अब जैसे 6 का एक न्यून या न्यूनयन, 6 का न्यूनयन कितना होगा, तो 6 में से एक कम करना है और इसमें जो बिंदी लगती है वो नीचे लगती है ऐसे। ये अब इसका अर्थ है कि 6 में से एक कम करना है और कितना होगा 5 होगा। एक कम करना, न्यून करना है, उसमें एक अधिक करना था। अब यही सेम संख्या में आ सकता है 2 3 4 में 4 का एक न्यूनयन, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2 3 4, 4 के नीचे एक बिंदी लगेगी, फिर ये 4 में से एक कम हो जाएगा 2 3 3, ये हो जाएगा 233। नीचे बिंदी लगने का मतलब एक कम है। अब यही यदि पूर्वर्ण लिखा होता, 4 का एक न्यूनयन पूर्वर्ण करने पर प्राप्त संख्या। अब ये ध्यान रखना है कि जो न्यूनयन करना है वो 4 का नहीं करना, पूर्वर्ण मतलब 4 से पहले वाले अंक का करना है। 4 से पहले वाला अंक कौन सा है 3 है, तो यहाँ 3 का न्यूनयन पूर्वर्ण, तो ये 2 3 का न्यूनयन करेंगे तो 2 और फिर ये 4, 224 होगा। ये ध्यान रखना है कि न्यूनयन है कि न्यूनयन पूर्वर्ण है। न्यूनयन मतलब उसी अंक का करना है, पूर्वर्ण मतलब उससे पहले वाले अंक का करना। इसमें भी ध्यान रखना है, कई बार ऐसे पूछा जाता है 5, इसके नीचे बिंदी लगी है और इसका आपको परम मित्र अंक पूछे, 5 का परम मित्र अंक क्या होगा। लेकिन ध्यान रखना ये 5 ना है, 5 न्यूनयन है, 5 से कम है, 4 है, और 4 का परम मित्र अंक क्या होता है 6 होता है।
ये 5 नहीं है, 5 से कम है, 4 है, और 4 का परम मित्र अंक क्या होगा, 6 होगा। इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। विद्यार्थी कई बार कंफ्यूजन में गलत कर लेते हैं, ये सावधानी रखनी है। यह है एक न्यूनयन पूर्वायन। अगली शब्दावली है विनकुलम। यहाँ से प्रश्न बनेगा विनकुलम संख्या या ऋणात्मक संख्या। विनकुलम संख्या इस तरीके से होती है 5, 3 और इसके ऊपर ये लिखा होता है। इसको पढ़ते भी ऐसे ही हैं 5 विनकुलम 3। 5 विनकुलम 3। ये 3 जो है ये -3 है। इसको विनकुलम मतलब माइनस है, जैसे -5 है, इसी को ही ऐसे लिखा जाता है। ये ऋणात्मक संख्या को दर्शाता है। -5, 5 के ऊपर लाइन खींच दी, ये विनकुलम है। ऊपर जो ये लाइन खींची इसका मतलब है 5 जो है वो किसका है, माइनस का, या 3 माइनस का है। मतलब यदि इस संख्या को सामान्य संख्या में बदलें, ये विनकुलम संख्या है, इसकी यदि सामान्य संख्या, विनकुलम संख्या और सामान्य संख्या दोनों के अपन उदाहरण लिखते हैं। मोस्ट प्रश्न है विनकुलम संख्या, दूसरी तरफ लिखते हैं अपन सामान्य संख्या। ये विनकुलम और इधर सामान्य संख्या। विनकुलम संख्या और सामान्य संख्या। अब देखो ये जो 5 विनकुलम 3, इसकी जो सामान्य संख्या होगी उसके लिए आपको क्या करना है, 50 लिखना है। 3 को हटा दीजिए, उसका अंक नहीं है तो 0। अब ये 3 माइनस का है, इसलिए माइनस करेंगे। 50 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा, 47। तो 5 विनकुलम 3 की सामान्य संख्या 47 होगी। 5 विनकुलम 3 की सामान्य संख्या क्या होगी, 47 होगी। ये ध्यान रखना है, ये इस तरीके से है, ये जैसे आ जाए। अब इसकी आपको विनकुलम संख्या दी हुई है, सामान्य संख्या लिखनी है। यह है 62 विनकुलम 4। अब 4 जो है वो माइनस का है, इसको सामान्य संख्या में बदलने के लिए 6, 2, 0, फिर माइनस करना है 4। 4 माइनस के घट जाएंगे और 624 में से 4 घटेंगे तो 616। तो ये सामान्य संख्या होगी 616। विनकुलम संख्या को सामान्य संख्या में बदलना आना चाहिए। अब देखो 8, 3, 2 और ये संख्या ऐसे लिखी हो, इसके ऊपर विनकुलम 3, 3 माइनस का है, तो आप ऐसे करेंगे कि 8, 0, 4 लिखेंगे। 4 धनात्मक है, 8 धनात्मक है, 3 ऋणात्मक था, उसको हटा दो, उसकी जगह 0 लिख दो। अब आपको क्या करना है कि ये जो 3 है ये माइनस का था, लेकिन यहाँ 3 ना होकर 30 है, ये दहाई का अंक है, तो माइनस कितना होगा, 30 होगा। 3 इसके बाद एक अंक था, उसको भी 0 लिखना है, तो ये -30 है, ना कि -3 है। और अब आप 804 में से 30 घटाएंगे तो 774 बचेंगे। ये ध्यान रखना है। ये 3 विनकुलम था, इसके बाद वाला अंक एक है तो उसको भी 0 लिख के हल करना है। थोड़े से इसके कुछ और उदाहरण लिखते हैं। विनकुलम संख्या और सामान्य संख्या। विनकुलम संख्या इसके बराबर सामान्य संख्या। विनकुलम संख्या को सामान्य संख्या में बदलना आना जरूरी है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है 2, 4, 3, 5 और आपके 4 के ऊपर विनकुलम है, तो आप इस 4 को तो लिखेंगे 0, बाकी के लिखेंगे सेम, फिर -4 और उसके बाद के दोनों अंकों को 0। ये विनकुलम 4 था, वो वापस -400 है कि वहां पर माइनस का 4 है। अब 400 घट जाएंगे, 2000 में से 400 घटेंगे तो शेष बचेंगे 1600, 1635। 2035 थे, 400 घट गया, 1635, ये इसका। अब एक अंक के ऊपर ही विनकुलम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, 2 अंकों के ऊपर हो सकता है। ये जैसे इस तरीके से संख्या आ जाए, तो इस संख्या को आप पहले तो ऐसे लिखेंगे 2500, अब माइनस के दोनों ही अंक 43, 4 और 3 ये दोनों ही माइनस होंगे।
2500 में से 43 घटा लीजिए, तो ये 2443 घटाएंगे तो शेष बचेगा 57, 2457 आएगा। ये जो माइनस, ये दोनों के ऊपर होने का मतलब दोनों ही माइनस के, 4 भी 3 मतलब 43 माइनस का आ जाएगा। तीनों भी हो सकते हैं ऐसा। 352 जैसे ये है पूरा ही घट जाएगा, तो पहले आप पूरी संख्या लिखेंगे 4000 और उसमें से घटा लेंगे किसको, 352 को। 4000 में से 352 घटा लीजिए और ये 3648, ये बचेगा शेष। ये विनकुलम संख्या को सामान्य संख्या में बदलना, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कई बार। अब विनकुलम संख्या ही लिख ले, जैसे आपके एक संख्या लिखी हुई है 64 सामान्य है, इसको यदि विनकुलम में लिखना है, 64 को विनकुलम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसको विनकुलन अंक में लिखना है, एक अंक में लिखो, दो अंक में लिखो। तो ये विनकुलम अंक मतलब उधर जो संख्या होगी उसको वापस चेंज करके यहाँ लाएंगे, क्योंकि एक अंक विनकुलम लिखा हो सकता है अलग बनेगा, 2 अंकों के ऊपर विनकुलम तो अलग बनेगा, 3 अंकों के ऊपर होगा तो अलग बनेगा। ये ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये 70 में से 6 घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। दोनों के ऊपर विनकुलम हो सकता है, एक के ऊपर विनकुलम हो सकता है, इस तरीके से। तो ये विनकुलम संख्या है, ये इसकी सामान्य संख्या है। विनकुलम संख्या और सामान्य संख्या आपस में बदलनी आनी जरूरी है, और इस तरीके से आप बदल सकते हैं। इसके बाद आता है चरम अंक। चरम अंक का अर्थ है इकाई अंक, ये नॉर्मल सी बात है, कोई खास बात नहीं है। चरम अंक का क्या अर्थ है, इकाई अंक। तो आप बता भी सकते हैं, कोई खास चीज नहीं है। 2 3 5 6 का चरम अंक क्या है, तो 6 है। चरम अंक अर्थ है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। फिर है बीजांक और मूलांक, ये मोस्ट है। बीजांक या मूलांक का अर्थ होता है अंकों का योग, अंकों का योग एक डिजिट में ही रखना है, उसको बोलते हैं बीजांक या मूलांक। अंकों का योग जैसे 2 3 5 में का बीजांक क्या होगा, जैसे ये संख्या है 235, इसका बीजांक लिखना आपको, तो अंकों को जोड़ना, 2 3 5 5 10, 2 3 5 5 5 10 हुए। 10 में भी 2 डिजिट फिर जोड़ना, 1 0, 1 0 जोड़ के लिखेंगे कितना आएगा, 1। ये इसका बीजांक या मूलांक है। बीजांक या मूलांक मतलब अंकों का योग। आप इनको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद में इस तरीके से 2 अंक आ जाते हैं, तो भी जोड़ के वापस कितना लिखना है, 1 लिखना है। ये जैसे बीजांक, ये कोई संख्या है और इसका आपको बीजांक पूछ ले, तो बीजांक मतलब अंकों का योग करना है। 6 4 10 8 18 3, 18 3 जोड़ेंगे 21, 21 में फिर 2 1 जोड़ेंगे तो 3, तो इसका बीजांक या मूलांक क्या आएगा, 3 आएगा। ये बीजांक या मूलांक मतलब है अंकों का योग। और इसमें प्रश्न आता है कई बार, पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांकन, पूर्ण घन संख्या का बीजांक। पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक फिक्स होता है, पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल हो सकता है, उनका बीजांक। पूर्ण वर्ग संख्याओं का बीजांक, जैसे कि पूर्ण वर्ग संख्या 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब जिनका वर्गमूल हो सकता है। अब इनका बीजांक अंकों का योग, जैसे 1 रहेगा, 4 रहेगा, 9 रहेगा, अब 6 ने 1 जोड़ के लिखेंगे तो 7 रहेगा, 2 5 जोड़ेंगे 7, 6 3 9, 9 4 13, 3 1 4, 6 4 10, 1 8 1 9, तो यही रहेंगे, ये इतनी। अब इसके बाद जोड़ेंगे यही अंक आएंगे। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं का बीजांक हमेशा 1 4 7 9, पूर्ण वर्ग संख्याओं का बीजांक ये है। फिर आता है पूर्ण घन संख्याएं, पूर्ण घन संख्या का बीजांक, पूर्ण घन संख्याओं का जो बीजांक, पूर्ण घन संख्या ये 1 8 27 64 125 216
इस तरीके से ये पूर्ण घन संख्या है। अब इनका बीजांक हमेशा 1, 8, 7 और 2, 9 यही रहेगा। 6 4 10 जोड़ेंगे 1 आएगा, 5 2 7 और 1 8 आएगा, 6 2 8 और 1 9 आएगा, यही आएंगे 3 यते 1 8 9। पूर्ण घन संख्या का बीजांक 1 8 9, पूर्ण वर्ग संख्या 1 4 7 9, ये बीजांक। इससे संबंधित जो टर्म्स थी उनको अपन ने सबको पढ़ लिया है। और अगली क्लास में कुछ मेथड है जिनको पढ़ेंगे वर्ग ज्ञात करने के, वर्गमूल के, घन के, घनमूल के, उनको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।